लास्ट क्लास में हुई थी वो एक बार बता दीजिए मुझे। अच्छा, हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो है वो डिस्टेबलाइज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। चलिए उसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 16, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की हम बातें करेंगे। एक हमारे सामने दिया गया है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इसको बोल देते हैं। दूसरा हमारे सामने है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। नंबर 3 पर हमारे सामने दिया गया है फ्लोरो एसिटिक एसिड। फ्लोरो एसिटिक एसिड ये नंबर 3 है। इनका हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है, तो जल्दी से जल्दी H प्लस हटाइए, कॉन्जुगेट बेस बनाइए और इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए। आपको सबको पता है H प्लस हटेगा कहां से, ये वाला, यही मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। इसमें भी यही मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एक बार हम थोड़ा सा वापस रिकॉल कर लेते हैं, फिर चीजें समझना हमारे लिए क्या रहेगा, आसान। बताइए, अगर मैंने H प्लस हटाया, कॉन्जुगेट बेस बनाया, तो हमारे सामने कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा। H प्लस हट गया है, तो फॉर्मिक एसिड का जब H प्लस हटाते हो तो कॉन्जुगेट बेस जो बनता है उसे हम बोलते हैं फॉर्मेट आयन। ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर एसिटिक एसिड से आपने H प्लस को हटा दिया है और कॉन्जुगेट बेस जो बनाओगे तो उसे हम बोलते हैं क्या, एसीटेट आयन। क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन ये हमारे सामने कहलाएगा। इसके जानने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे सामने रहेगा कॉन्जुगेट बेस। अब आप खुद ही पता कीजिए, विच कॉन्जुगेट बेस इज मोस्ट स्टेबल, विच कॉन्जुगेट बेस इज मोस्ट स्टेबल। अब आप देखो, आप अगर रेजोनेंस को अकाउंट में ला रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, ये वाला पार्ट तो सभी के अंदर क्या है, सेम है, सभी में ही रेजोनेंस है, और सभी में ही रेजोनेंस करने के बाद आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर जा रहा है, तो कॉमन है। यहां पर आप देखिए हाइड्रोजन है, बताओ हाइड्रोजन नील बटे, ना तो आपका प्लस आई और ना ही माइनस आई। आप जानते हैं एल्काइल ग्रुप का यहां पर कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई। क्लियर, प्लस आई से बताइए कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज करेगा, एग्जैक्टली exactly. बताइए यहां पर फ्लोरीन की वजह से कैसा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। बताइए माइनस आई से स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज, हो गया क्लियर। सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस थर्ड का है, उसके बाद और उसके बाद तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बताइए क्या रहेगी, सबसे ज्यादा थर्ड हमारे सामने रहेगा, उसके बाद फर्स्ट हमारे सामने रहेगा और उसके बाद सेकेंड। इसका मतलब हम बिना कॉन्जुगेट बेस बनाए भी आंसर दे सकते थे। कैसे दे सकते थे सर, थोड़ा बताइए। देखो ये वाला पार्ट तो सभी में ही क्या है, कॉमन है, ये वाला पार्ट सभी में ही क्या है, कॉमन है। अब देखो यहां पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, जिसका ना तो विड्रोइंग नेचर है और ना ही डोनेटिंग। यहां पर आप बताइए प्लस आई लगा हुआ है, प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विल डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस, विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर। यहां पर बताइए फ्लोरीन की वजह से कैसा लगेगा, माइनस आई, माइनस आई वाले कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कॉन्जुगेट बेस बनाए भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जल्दी से सुलटाइए, फिर आ रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। जितने भी क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के आप करेंगे।
जैसे ही मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा हम ईएलपी पर भी बातें करना शुरू करेंगे। नोटबुक को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन करने में नो डाउट आपको तकलीफ होगी, और उसका रीजन ये है क्योंकि इंडक्टिव आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एप्लीकेशन अब आ रहा है। हाइपर भी आपने जब पढ़ा था एकदम क्लियर था, लेकिन उसका एप्लीकेशन अब आ रहा है। जल्दी से जल्दी इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। जैसे जैसे संडे नजदीक आता है तो क्लास मिस करना शुरू कर देते हैं कि हम संडे को ऑनलाइन सब निपटा देंगे। नहीं निपटेगा, जो छूट गया छूट गया, वो अगले साल जाएगा। डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 और बताएंगे क्या आंसर होना चाहिए। आप इसमें चाहो तो एक और ऐड कर सकते हो, CH3। उससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वैसे भी सबसे पीछे जाना है। बताइए, सबसे पहले देखो ये वाला पार्ट तो सभी में क्या है, हम पहचान गए सारे के सारे ही क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सारे के सारे हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो सभी के कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे और सेम एक्सटेंट तक होंगे, तो वो मुद्दा ही नहीं है। आप बताइए, यहां पर आप फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन का कैसा इफेक्ट लगेगा, -I। यहां पर भी -I, यहां पर भी -I। कितने -I वाले हैं, 3। यहां पर भी क्लोरीन लगा हुआ है, बताइए कैसा इंपैक्ट, -I। यहां पर भी -I और यहां पर भी -I। कितने -I वाले हैं, 3। यहां पर भी अगर अपन बात करें तो फ्लोरीन का क्या लगेगा, -I। यहां भी फ्लोरीन का -I। इधर आपके क्लोरीन का क्या लगेगा, -I। और कितने हैं -I वाले, 2। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बताइए NO2 का क्या लगेगा, -I। इधर बताइए CN का क्या लगेगा, -I। इधर बताइए फ्लोरीन का क्या लगेगा, -I। और बताइए CH3 का क्या लगेगा, एल्काइल ग्रुप का, +I। सो इट विल ट्राई टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए अब डिस्कशन करते हैं। हम जानते हैं यहां रोल इंडक्टिव इफेक्ट का है, एंड इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट DNP से चलता है, पर्टिकुलरली अगर अपन करें -I। सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस। आप देखिए, अगर मैं आयुपैक नंबरिंग करूं तो ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। क्लियर? इससे मैं क्या जताना चाहता हूं कि जितने भी -I वाले हैं वो कार्बन नंबर 2 पर लगे हुए। इससे क्या क्लियर हुआ कि डिस्टेंस सभी में क्या है, सेम। तो डिस्टेंस यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। देन गो फॉर नंबर। बताओ कितने -I है, इसमें भी, किसी और में है, तो बस ये दोनों आगे होंगे। अब इन दोनों में नंबर भी क्या हो गए, सेम। इसमें भी 3 -I, इसमें भी 3 -I। देन गो फॉर पावर। और फ्लोरीन का -I क्लोरीन से, इसका मतलब पहले की एसिडिक स्ट्रेंथ दूसरे से, पक्का? चलिए अब बताओ, थर्ड में कितने हैं, 2। फोर्थ में भी कितने हैं, किसी और में 2 हैं, किसी में नहीं। तो फिर इन दोनों में कंपैरिजन करो, ये आगे आएंगे।
तो दोनों में नंबर क्या हो गए, सेम। पावर फ्लोरीन का -I क्लोरीन से ज्यादा, तो फिर कौन सा आएगा, थर्ड। एंड देन फोर्थ। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट, -I वाला एक, -I वाला एक, -I वाला एक। और आप तो जानते हैं कि NO2 का -I CN से ज्यादा। अब कौन डिसाइड करेगा, पावर। नंबर भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। तो NO2 का -I CN से ज्यादा और CN का -I फ्लोरीन से ज्यादा। तो फिर आएगा नंबर 5, फिर आएगा नंबर 6, उसके बाद नंबर 7 और 8 तो सबसे पीछे, क्योंकि उसमें तो प्लस आएगा। तो देखो अब आपको धीरे धीरे -I याद हो गया है। जिस दिन पढ़ाया था उस दिन याद था, पर पहली बार जब एप्लीकेशन आया तो याद नहीं आ रहा था किसका -I ज्यादा और किसका कम। तो वापस जाके नोटबुक खोली, फिर से रिकॉल किया, बार बार अप्लाई किया, अब याद हो गया है। अगर जिस दिन इंडक्टिव पढ़ाया था उसी दिन ऐसे क्वेश्चन करवा देता ना, तो तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि तुम्हें जो समझ में आया था वो याद नहीं हुआ। ठीक है, सभी ने सुलटा दिया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जल्दी से सुलटा देंगे। मैंने इसकी बच्चों पीडीएफ भी शेयर कर दी। कुछ बच्चे बहुत ही धीरे लिख पाते हैं, या बहुत सारे बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो खुद से क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि सर नोटबुक के क्वेश्चन अगर हम खुद से करें तो कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नंबर बता दीजिए कौन सा रहेगा, 18। 18 क्वेश्चन तो आपके मॉड्यूल में भी नहीं है इतने क्वेश्चंस। तो नोटबुक अपने आप में क्वेश्चन बैंक है, हमें टाइम लग रहा है इसमें, तो कहीं कोई दो राय की बात ही। लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक को भी ढंग से पढ़ लोगे ना दोस्त, तो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरी तो कब की खत्म हो गई है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग घटाएंगे, बस अपन तो कह के आगे बढ़ सकते थे। पर जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी का दायरा क्रॉस करके एग्जामिनर इस पर अटेम्प्ट कभी ना कभी जरूर लेगा। ओसी की खास बात है, अगर क्वेश्चन आपने पहले से किया हुआ है तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। सिमिलरली आईओसी में अगर क्वेश्चन आपने नहीं किया हुआ है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है जो आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 मुझे सॉल्व करवाना ही पड़ेगा। एटीन का आंसर कर दीजिए। किसका रोल चल रहा है बताओ? ये पूरा का पूरा कौन है? एल्काइल, जिसका कैसा इफेक्ट है? +I। बताइए क्लोरीन की वजह से -I। पर यहां पर डिस्टेंस आप देखो लगातार बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस के बढ़ने पर -I कम हो जाएगा, और यहां पर तो -I और भी कम हो जाएगा। सर डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है, थोड़ा सा मुझे समझा सकते हैं? ये देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, क्लोरीन कौन से कार्बन पर है? 2 नंबर पर। ये 1, ये 2 एंड 3 नंबर पर, ये 1, 2, 3 एंड 4 नंबर पर। तो जिस पर -I लगाना है उससे लगातार इसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो -I घटता चला जाएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा -I किस में है? सेकेंड। उसके बाद बच्चे थर्ड, उसके बाद फोर्थ, बल्कि फर्स्ट में तो +I है, तो फर्स्ट तो सबसे पीछे रहेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, सबसे बनेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो वो आपसे भी बनेंगे। लेकिन जब इस टाइप का नीचे वाला क्वेश्चन आएगा तो दुनिया छोड़ेगी और हम करेंगे। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि अच्छे क्वेश्चंस करने का हमें कभी नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है। आपका जो क्वेश्चन करने की अप्रोच है वो सुधरती चली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ अगर अपन बात करना चाहें,
अगर आप गौर से देखो तो ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। यस, ये एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। फर्क इतना सा है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पक्का। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, डायास्टीरियोमर्स। क्या होते हैं, डायास्टीरियोमर्स। और डायास्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, डायास्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, इवन उनका के ए यानी कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी अलग अलग होता है। आई बात समझ में। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार की बातें हो सकती हैं। ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपने पहले किया है बच्चों तो आप कर दोगे, और आपने पहले इस पर कभी अटेम्प्ट नहीं लिया तो आप सुलझ जाओगे, सीधी सी बात। क्या खास बात है इसके अंदर, देखो इन दोनों में फर्क क्या है। अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो उसमें रेजोनेंस वगैरह सब मामला क्या है, सेम, क्योंकि फर्क किसका है, केवल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर अगर अपन देखना चाहें तो ये ऑक्सीजन है और ये आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। सो देयर विल बी व्हाट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। पर इसमें ऐसा कुछ भी, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पार्शियल, यहां पार्शियल। बताओ सीओ बॉन्ड में पोलैरिटी है, यहां पार्शियल और यहां पार्शियल, तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हो आप यहां। और यहां पर ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, यानी कि सिस फॉर्म में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पर ट्रांस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। क्लियर। आइए अब हम बनाते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस। वी वांट टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कैसे कंपेयर करते हैं बताइए, H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। मान लीजिए मैंने ये वाला H हटा दिया है, क्या सर मैं ये वाला नहीं हटा सकता, कोई भी हटा सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर एक H प्लस तो हटाना ही पड़ेगा। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अगर मैंने यहां से H प्लस को हटा दिया है तो मेरे पास जो कॉन्जुगेट बेस बनकर आएगा वो कॉन्जुगेट बेस कुछ इस प्रकार से बनेगा। इधर से देखो, अगर यहां से H प्लस हटाओगे तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया है, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है नेगेटिव चार्ज और H प्लस यहां से बाहर निकल कर आ गया। क्लियर। अब बताइए क्या इसके कॉन्जुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है, थोड़ा सोचो ध्यान से। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर नहीं है? है भाई, कैसी बात कर रहे हो, नहीं है बोल रहे हो। आप बताइए इसमें अगर अपन बात करें तो यहां पर पार्शियल और यहां पार्शियल ड्यू टू ईएन, और यहां तो फुल नेगेटिव बैठा है, तो अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट यहां तो और भी स्ट्रॉन्ग इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। अब सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। H प्लस के हटने से पहले भी H बॉन्डिंग है और H प्लस के हटने के बाद भी H बॉन्डिंग है, पर H प्लस के हटने के बाद और भी अच्छी H बॉन्डिंग हुई है। कैसे पता चलता है सर आपको? अरे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हो भाई। इधर देखो, यहां अट्रैक्शन किसमें है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, यहां अट्रैक्शन किसमें है, पार्शियल पॉजिटिव एंड फुल नेगेटिव। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R, जाहिर सी बात है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंट्रामोलिकुलर और यहां पर भी है, पर ये वाली बेटर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। क्या है, बेटर, मतलब इससे भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो आप बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग H प्लस के निकलने में आसानी करेगी या दिक्कत पैदा करेगी? आसानी, इजी करेगा कि H प्लस के हटने के बाद और भी अच्छा H बॉन्डिंग हो रहा है। यानी कि ये आपकी कैसा है, इसको हम बोल सकते हैं क्या है, ये एसिड, और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस। सही बात है कि नहीं है? आप बताइए विच वन इज मोर H बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, योर एसिड और कॉन्जुगेट बेस? तो वो चाहेगा कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो H प्लस के निकलने में आसानी कर रहा है। इसका मतलब यहां पर अगर अपन बात करें तो लिख सकते हैं क्या है, बेटर इंट्रामोलिक्यूलर। क्या है, बेटर इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। सर ये आपने बेटर किसके कंपैरिजन में लिखा है,
इसके अनडिसोशिएटेड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म थी? अनडिसोशिएटेड, यानी कि एसिड। और ये इसका कॉन्जुगेट, इसमें भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है पर इससे बेटर है। यानी कि अगर H प्लस के, जुगाड़ बताऊं, H प्लस के हटने के बाद H बॉन्डिंग हो रही है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। कल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या था? H प्लस के निकलने से पहले तो थी, निकलने के बाद तो वो पीछे की तरफ ला रहा था इक्विलिब्रियम को, और ये इक्विलिब्रियम को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसमें देखो अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और H प्लस के हटने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सर कौन से वाले से हटाएं? कहीं से हटा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारे सामने इसका कॉन्जुगेट क्या बन गया है? बताइए, एसिड। H प्लस आपने हटा दिया। क्लियर? अब आप सोचो हमें क्या कंपेयर करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर करते हैं? मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, मोर विल बी द एसिडिक। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सही है ये पॉइंट। अब समझो, आपको इन दोनों का तो यहां कंपैरिजन करना ही नहीं है, आपको तो इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी। बताओ, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन, ये अभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये किस में है और वो किस में है? परसिस में क्या आ गई? इंट्रामोलिकुलर एच। अब बताइए, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस और इसका कॉन्जुगेट बेस, तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अपने को तो इधर ध्यान देने की जरूरत भी, हम तो इन दोनों को ही कंपेयर करके आंसर दे सकते थे कि H प्लस हटा दीजिए कॉन्जुगेट बेस, H प्लस हटा दीजिए कॉन्जुगेट बेस, इट्स कॉन्जुगेट बेस इज H बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड। पर इसमें H बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन, तो इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी। तो बताइए 1 और 2 में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू। सुल्टाइए, देवी जी उठ जाइए, हैं उठाने के अलग से पैसे लेने पड़ेंगे, फिर मैं यस सर नो सर ये सब चलेगा जिसका कोई फायदा नहीं होता है। जोर से बोलने का मतलब समझ में आना नहीं होता है, क्लैरिटी आनी चाहिए। ये नीट के टीचर्स ने एक बड़ा हथकंडा अपना रखा है कि भाई साहब इतना जोर जोर से चिल्लाओ कि बच्चे को समझ में ना आए तो बच्चा खुद ही गिल्टी फील कर ले। और आप भी जानते हैं समझने की बातें जोर से नहीं धीरे से होता है। आपको कोई, आपके पेरेंट्स बोले कि खाना खा ले, तो आप क्या बोलोगे? धीरे से भी कह सकते थे, इससे कोई बात बदल गई है क्या? आप बोलते कि खाना खा लो तो भी बात उतनी रहती। तुम्हारे यहां क्या होता है बताइए जरा? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ भी सकती है और एसिडिक स्ट्रेंथ घट भी सकती है। यहां पर नो डाउट इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इन दोनों में से एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा है? के ए इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? फर्स्ट वाले का। अरे के ए पहले पता चला तभी तो एसिडिक स्ट्रेंथ पता चलती है। तो अगर आप थ्योरेटिकली ये पता लगा चुके हो कि स्ट्रॉन्गर एसिड है, मतलब इसका के ए और पी के ए, खत्म हो गई कहानी, सुलटा दिया है। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो ये देखो बार बार जब आप नेमिंग पढ़ रहे थे, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आपको ये मेलिक और फ्यूमेरिक एसिड याद ही नहीं हो रहे थे। मैंने बोला था कि याद करने वाली चीजें धीरे धीरे, एक दिन में सारे नाम लिखवाने का कोई मतलब, ये इतनी बार रिपीट होगा कि आपको याद हो जाएगा आखिर तक जाते जाते। आगे बढ़ सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 20। अब मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद से करें।
इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन आप जल्दी से कीजिए। बताएंगे किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा और किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। सेकंड की और फर्स्ट की। आंसर तो सही है, पहले से तो याद नहीं है। कैसे पता किया बताओ। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H प्लस हटाओ, अब बताओ यही तो H प्लस बचा है और तो बचा ही। क्लियर। अगर मैंने यहां से H प्लस हटा दिया, देखो जिनका आंसर नहीं आया वो भी ध्यान से देखें, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर भी आ जाएगा माइनस। H प्लस हटा दिया बच्चे, तो ये बन गया है आप लोगों के सामने इसका कॉन्जुकेट बेस। इसका भी H प्लस हटाइए और कॉन्जुकेट बेस बनाइए। तो कौन से वाला H हटेगा बताओ, यही वाला H हटेगा कि नहीं हटेगा। जी हाँ, अगर हमने यहां से H हटा दिया है तो ये हमारे सामने बन जाएगा इसका कॉन्जुकेट बेस। अब आप इधर देखो ध्यान से। पहले मैं आपको सिंपल आंसर समझाता हूं, आप कैसे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हो। आप एक सिंपल सी बात जानते हो, more will be the stability of conjugate base, more will be the acidic strength। सही बात है। आप बताओ इन दोनों में से कौन सा conjugate base ज्यादा स्टेबल है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फर्क कितना है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली ओपन चेन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस। लेकिन पीछे बारे में कौन ज्यादा स्टेबल था, सिस। कारण था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपके सामने है। इस बार आप बताइए, क्या सिस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं। उल्टा सेम चार्जेज सेम साइड है, भयंकर रिपल्सन होगा। और इसमें सेम चार्जेज ऑपोजिट साइड है, मतलब इनके बीच में गैप ज्यादा और इनके बीच में गैप कम। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, सिस ज्यादा स्टेबल है कि ट्रांस। एग्जैक्टली। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो फिर आप बताइए इसके एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी कि सेकंड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है दोस्तों। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी। सर एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग से समझा दीजिए। चलो समझाता हूं, देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आप बताइए ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है राइट नाउ। तो एसिड इज इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, पर इट्स कॉन्जुगेट बेस इज नॉट स्टेबलाइज्ड। तो बताइए ये ज्यादा स्टेबल एच बॉन्डिंग से, तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में धकेल लेगी एच बॉन्डिंग या बैकवर्ड में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। यानी कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में तो एच बॉन्डिंग हो और डिसोसिएटेड फॉर्म में ना हो, ऐसी एच बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देती है। पीछे वाले केस में अनडिसोसिएटेड में भी थी और डिसोसिएटेड में भी थी, और डिसोसिएटेड में इवन इससे बेटर थी। तो इस टाइप की एच बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। तो अगर आपसे कोई पूछे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या घटती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो कम कर रहा था, लेकिन आपके सामने मैलिक एसिड में तो बढ़ा रहा है। तो डिपेंड करता है। अगर कॉन्जुगेट बेस एच बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आपका एसिड तो एच बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है लेकिन कॉन्जुगेट बेस तो वो घटाएगा। क्या पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए, तो ये हमारे सामने था एसिडिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ substituted of substituted benzoic acids, substituted benzoic acids, acidic strength comparison of substituted benzoic acids। यानी कि जैसे आपने फिनोल में कंपैरिजन किया था, एग्जैक्टली वैसे ही आपको किस में कंपैरिजन करना है, बेंजोइक एसिड्स में। आप जानते हैं विड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, डोनेटिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21। क्वेश्चन नंबर 21 लीजिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सुलटा दीजिए। ये बेंजोइक एसिड है सिंपल। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड की
पैरा पोजीशन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया है, मान लेते हैं हमने कौन सा ग्रुप लगा दिया है, OCH3। सेकेंड, थर्ड वाले में अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने बेंजोइक एसिड है, इसकी पैरा पोजीशन पर ग्रुप लगा दिया है OH। फोर्थ, आप साथ के साथ बनाते चलिए ना, देखो PDF मेरे पास है, मैं फिर भी बना रहा हूं। उसका रीजन है क्योंकि अगर PDF लेकर आए तो आधे से ज्यादा तो कनेक्टेड फील ही नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब तक आप साथ के साथ लिखते नहीं हो ना, कोई मतलब नहीं है। नोट्स तो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन जब साथ के साथ लिखते हो, कंसंट्रेशन आपकी बनी रहती है, साथ में स्पीड भी बनी रहती है। कई बार आपका मन करता है कि इसको आप शब्द बोल दें क्योंकि उसने लिखने ही नहीं दिया और स्लाइड चेंज कर दी, लेकिन आप समझिए उसी से ही तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम आप इस बात का ध्यान रखोगे। आपको लगता है नहीं नहीं पेपर में जाके मेरे साथ तो सीधा चमत्कार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप सोच के जाओगे सेलेक्ट हो जाऊंगा और सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। ज्यादा से ज्यादा यही चमत्कार हो सकता है, और ऐसे चमत्कार ना हो तो ही बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सुलटाइए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। आंसर तो एटलीस्ट अपने पास होना ही चाहिए, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे, पर आंसर तो एटलीस्ट हमारे पास होना ही चाहिए। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का आप क्या आंसर करना चाहेंगे? क्या सबसे ज्यादा? 4 बिल्कुल सही है अभी तक आप लोग। उसके बाद बताइए, उसके बाद नंबर 6 अभी तक भी आप बिल्कुल सही है। आगे बताइए कौन सा? फर्स्ट, अभी तक भी आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। उसके बाद कौन सा? फिफ्थ, अभी भी आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। उसके बाद बताइए सेकंड या थर्ड? सेकंड या थर्ड? सेकंड, ये बिल्कुल सही बच्चे ने बचाया है। उसके बाद क्या आएगा? थर्ड। क्लियर? एक बच्चा बोल रहा था आगे से सेकंड, बाकी राक्षस बोल रहे थे थर्ड। आइए कंपैरिजन करते हैं किस प्रकार से। इधर बताओ OCH3 का कैसा इफेक्ट? प्लस आर। बताइए OH का कैसा इफेक्ट? प्लस आर। NO2 का कैसा इफेक्ट? माइनस आर। इसका कैसा इफेक्ट? प्लस एच। आप इसके दोनों मान लो, माइनस IB एंड माइनस RB। कहीं कोई दिक्कत ही? हम कॉन्जुगेट बेस पर देख रहे हैं। किस पर देख रहे हैं? कॉन्जुगेट बेस, एंड कॉन्जुगेट बेस इज ए एनायन। सही बात है। अब देखिए, आप बताइए सबसे ज्यादा किसका रहेगा? आपके फोर्थ, माइनस आर इसी में ही है। लेकिन आप बोलोगे सर माइनस आर इसमें भी मैंने माना है, लेकिन आप जानते हैं पोलर पाई बॉन्ड का माइनस आर वैकेंट डी वालों से ज्यादा होता है, तो सबसे आगे आपका रहेगा फोर्थ, बिल्कुल सही। उसके बाद 6, कहीं कोई डाउट नहीं। उसके बाद खुद फर्स्ट आएगा क्योंकि इस पर भी डोनेटिंग, इस पर भी डोनेटिंग और उस पर भी डोनेटिंग, तो आप लोगों ने फर्स्ट बिल्कुल सही यहां पर लेकर आए। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर है प्लस आर और प्लस एच। इससे भी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, इससे भी कम होगी और इससे भी कम होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं प्लस एच पर प्लस आर डोमिनेट करता है, मतलब यहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम होगी और यहां कम कम होगी, तो फिर आपका नंबर निकल कर आ गया 5, बिल्कुल सही। नाउ कंफ्यूज्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, तो दोनों का ही प्लस आर है, लेकिन क्या दोनों का प्लस आर बराबर है?
नहीं साहब, अगर प्लस आर की बात की जाए तो OH का प्लस आर आपके OR से ज्यादा होता है। यानी कि क्या कहना चाहते हो सर कि OH का प्लस आर आपके OCH3 से ज्यादा होता है और माइनस आई उल्टा होता है। OR का माइनस आई OH से ज्यादा होता है। लेकिन क्या मुझे यहां माइनस आई देखना चाहिए? नहीं, क्योंकि इनका आर ही बराबर नहीं है। अगर आर बिल्कुल बराबर हो जाता तब आपका आई पर जाता, लेकिन आर नहीं बता दिया है कि इसका प्लस आर ज्यादा है और इसका प्लस आर कम। अगर प्लस आर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये वापस से नोट कर लो अपनी नोटबुक में ताकि आपको पुरानी बातें रिकॉल होती रहे। लिखते रहोगे तो कंफ्यूजन कम से कम रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बताइए जल्दी से, मैं आपसे इसका आंसर एक्सपेक्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप अपने हिसाब से आंसर बता दीजिए। आप अपने हिसाब से आंसर बता दीजिए। व्हाट शुड बी द आंसर? बताइए क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले इस पर यहां कैसा लगाएंगे? पहले प्लस एच, यहां पर प्लस आई और यहां पर प्लस एच। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी? फर्स्ट की रहेगी, क्योंकि ये भी डोनेटिंग डोनेटिंग डोनेटिंग। उसके बाद बताओ थर्ड, क्योंकि यहां तो प्लस आई से ही कम हो रहा है। उसके बाद बताओ यहां भी प्लस एच, यहां भी प्लस एच। प्लस एच तो बराबर हो गया। रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो प्लस एच बराबर हो गया। तो यहां पर प्लस एच के साथ साथ क्या है? प्लस आई भी है, तो प्लस आई भी तो कम ही करेगा, डोनेटिंग है प्लस आई से भी। तो फिर कौन सा आएगा आपका? फोर्थ। और सबसे पीछे कौन सा आएगा? सेकेंड। ये आंसर हमने एक्सपेक्ट किया, थ्योरेटिकली हमने सोचा, पर जब हम इसकी पी के ए वैल्यू पर गए या के ए वैल्यू पर गए तो के ए वैल्यू का ऑर्डर ये निकल कर नहीं आया। आप समझिए, पहले आपके पास के ए और पी के ए होता है, उसके बाद ही आप थ्योरेटिकल बातें कर सकते हैं, वरना कोई मतलब नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं इनकी पीके मेरे दिमाग में चल रही है। मैं किसी भी क्वेश्चन में पीके लिखवाने पर विश्वास नहीं करता कि हर दूसरे में के ए, हर दूसरे में पीके ए। रटना ही है तो आंसर ही रटो ना। अगर याद ही करना है तो आंसर याद करो मेरे भाई। सीधा के ए पी के क्या याद कर रहे हो कि ये ज्यादा एसिडिक और ये कम एसिडिक? तो हमें नहीं डेटा याद करना, हमें थ्योरेटिकली चीजों को रिलेट करना है। तो आप सर बताइए सही आंसर इसका क्या रहा? सही आंसर जो इसका निकल कर आया दोस्तों, सबसे ज्यादा निकल कर आया सेकंड। सेकंड सबसे आगे, फिर ऑर्डर बिल्कुल सही था, फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। मतलब जिसको हमने सबसे पीछे माना था वो सबसे आगे निकल कर आ गया। पर यकीन मानिए सर, इसमें तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। ये तो एकदम अलग सा ही आंसर आ गया है। अब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, पर मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो अब हम तो पहले भी करते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ा रहा हूं, पिछले साल भी पढ़ाया था, उससे पिछले साल भी पढ़ाया है। आप जब जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन निकालोगे ना, इनफैक्ट ऑर्गेनिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपके साथ मैंने पेपर शेयर भी किया था, पीछे ग्रुप में जाके देखो, जो पहले पढ़े हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैच करते हैं। तो कितना भी लेवल उठा ले, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो दूसरों के बन रहे हैं, तो हमारे भी तो, हमारे कौन से छूट रहे हैं? कई बार आपको ऐसे लोग कहते हुए मिलेंगे, अरे वो तो ज्यादा पढ़ाता है। हाँ तो क्या दिक्कत है? मेरी स्ट्रेटजी एकदम अलग है, मैं डे 1 पर क्लियर कर देता हूं। अगर मुझे 5 किलोमीटर की रेस में पार्टिसिपेट करना है तो मैं 5 किलोमीटर की तैयारी नहीं करवाता हूं, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर तैयारी मेरी इसकी चलेगी। कारण, क्योंकि जो बच्चा 10-15 किलोमीटर रोज दौड़ता है और वो 10 से 15 किलोमीटर का दम 5 में लगाएगा ना, निपटा देगा जनता को। सिंपल सा है, क्योंकि अपने पास एक ही है, हम मेहनत कर सकते हैं, हम पेपर नहीं बदल सकते। क्या हमारे चाहने पर पेपर बदला गया कि नीट आसान आ गया? नहीं, हमारे हाथ में, हमारे हाथ में एक ही काम है कि मेहनत कर लो जितना कर सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले, और उसमें आप चूक गए तो फिर सांत्वना देने वालों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो धीरे धीरे अच्छी लगती है बातें। जिस दिन आपका पेपर हुआ था उस दिन मैं फोन करता,
अरे बेटा आपने तो बहुत मेहनत की थी, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, क्या करे पेपर ही ऐसा आ गया। मन से तो यही कहता कि ढंग से पढ़ाता ना, मन तो यही कहता है ढंग से। अब तेरे इस कहने का क्या ही मतलब रह गया है। तो जीते कौन? वो जो पहले अच्छे लेवल पर पढ़ रहे थे, जो पहले ही अच्छे लेवल पर पढ़ रहे थे। फेमस होने के चक्कर में बहुत सारे टीचर निपटे हैं, बहुत सारों को चाव हो गया है कि यूट्यूब पर फेमस होना। अरे सिक्कर जैसे एकदम छोटे लेवल पर, जहां के टीचर्स को तो कोई टीचर भी नहीं मानता है, वहां से ऑल इंडिया रैंक 1। क्योंकि रैंक कहीं से भी आ सकती है, रैंक पढ़ने वाले की आएगी, सीधी सी बात है। नौटंकी से रैंक नहीं आती है। तो अपना सिंपल सा फंडा है। वो बोलेगा तुम्हें तो परेशान कर रहा है, तुम्हें तो 15 किलोमीटर रोज दौड़ाता है। हमारे वाला सही है, 5 किलोमीटर दौड़ाता है, उसमें भी 2.5 खुद दौड़ देता है। हम बोलते हैं सर थक गए, तो बोलता है आप रुको मैं भी दौड़ के आता हूं। तो आप बताइए, उनको बोलो कि जिस दिन मैदान में मिलोगे उस दिन बता देंगे कि हमारी प्रैक्टिस कैसी है। क्लियर? चलिए, तो ये आपका थोड़ा सा ऑर्डर अजीब सा आया है कि सर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नो डाउट इसके एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं है, पर इस पर क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछ चुका है। इस पर क्वेश्चन जेईई एडवांस से पहले एम्स ने पूछा था। किसने पूछा था? एम्स को कॉपी किया है जेईई एडवांस ने कई बार। ठीक है, आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पर वापस लौटेंगे थोड़ी देर बाद। एक इफेक्ट का नाम लिख देते हैं जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? ऑर्थो इफेक्ट। मैं आपको बता दूं क्लियरली कि ऑर्थो इफेक्ट नाम की कोई भी बात आपको एनसीईआरटी के अंदर दिखाई नहीं देगी। ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये मानकर चलिए कि इसको स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हमें इसको पढ़ना है, क्योंकि पीवाई की उठाएगा जेईई एडवांस का सीधा रख देगा, उसको कोई मतलब नहीं है। ऑर्थो इफेक्ट पर लिखिए। देखिए आप पहले समझिए इसमें किसका नाम आया है? पोजीशन का। यानी कि ये इफेक्ट केवल कहां से लगेगा? ऑर्थो पोजीशन से। ऑर्थो पोजीशन की वजह से लगने वाले इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। लिखिए इसकी डेफिनेशन पहले। नियरली ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, नियरली ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। नियरली का मतलब हमेशा नहीं, लगभग में ये काम करेगा। नियरली ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स, nearly all ortho substituted benzoic acids are stronger acid, are stronger acid, are stronger acid than benzoic acid. Nearly all ortho substituted benzoic acids are stronger acid than benzoic acid. Either the group is electron donating or withdrawing. Either the group is electron donating or withdrawing. Either the group is electron donating or withdrawing. कहता है फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ऑर्थो पर आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगला पॉइंट लिखिए इसके अंदर। ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट जस्ट ए स्टेरिक इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट is not just a steric effect. Ortho effect is not just a steric effect. कहता है ऑर्थो इफेक्ट केवल स्टेरिक इफेक्ट नहीं है। समझाऊंगा इसको, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट को समझाने के लिए जो एग्जांपल लेंगे वो हम स्टेरिक से समझाएंगे, तो बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि शायद स्टेरिक की वजह से ऑर्थो इफेक्ट लगता है। ऐसा नहीं है। देखिए जो आपने स्टेटमेंट लिखी है ना, उसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, सारे के सारे सभी ध्यान से देखेंगे। ये आपके सामने कौन है? बेंजोइक एसिड। इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अगर आपने ग्रुप लगा दिए, आप बताइए इसकी कितनी ऑर्थो पोजीशंस हैं? 2। कितनी ऑर्थो पोजीशंस हैं? 2। अगर आपने दोनों पर ग्रुप लगा दिए हैं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ गजब की बढ़ेगी। कहता है फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या फिर इलेक्ट्रॉन, कोई देखना ही नहीं है। ना तो इसका डोनेटिंग नेचर देखना है, ना ही इसका विड्रॉइंग नेचर देखना है। बस ये इस COOH की कौन सी पोजीशन पर है? ऑर्थो पर। यही काफी है। दूसरा कहता है ऐसा मत सोच लेना
कि ये जी ग्रुप बल्कि होगा तभी काम करेगा, कोई लेना देना नहीं है। बल्कि भी है तो भी चलेगा, स्मॉल है तो भी चलेगा, सिंपल सी बात है। मेन पॉइंट है ये ऑर्थो पर आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर इसकी बजाय मान लीजिए दोनों ऑर्थो की बजाय किस पर आ गया है, एक ही ऑर्थो पर, ये हमारे सामने दोनों के बजाय कौन से पर आ गया है, एक ही ऑर्थो पर। अब बताओ दोनों में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि दोनों में ही ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ है, पर किस में ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा है, पहले वाले में, क्योंकि इसमें दोनों ऑर्थो पर है। कहता है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी वालों से क्या होगी, ज्यादा। अब मैंने डिक्रीजिंग का साइन आप देखना लगाना बंद कर दिया है, पर आप क्या करेंगे, लगाते चले जाएंगे और फिर बाहर आके पूछेंगे कि सर ये तो आपने समझाया ही नहीं। हालांकि मैंने तो कहीं को डिक्रीजिंग साइन बाद में इस्तेमाल में ही नहीं लिया है। ये ऑर्थो इफेक्ट का रिजल्ट है बच्चों, जो आपके सामने रखा गया है। ये ऑर्थो इफेक्ट है कि बेंजोइक एसिड की जब आप ऑर्थो पोजीशन पर, बेंजोइक एसिड की जब आप ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगाओगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये इफेक्ट किसकी वजह से है, पोजीशन की वजह से। नाम दिया कि ऑर्थो की वजह से लगेगा, पैरामेटा से कोई लेना देना, ऊपर से इस ग्रुप का नेचर डोनेटिंग विड्रॉइंग कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। और कहता है इसको एक मात्र स्टेरिक इफेक्ट मत समझ लेना कि ये केवल एसआईआर की वजह से होता है। एसआईआर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर ये इफेक्ट तो काम करेगा। हमने ये बताया है कि इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बाकी वालों से ज्यादा। हमने इन तीनों में कोई डिक्रीजिंग साइन इस्तेमाल में नहीं लिया, कि इनका तो जैसे आप देखते थे वैसे ही देखते रहना, बस इन दोनों को उठा के आगे रख देना है। अब सर ऐसा होता क्यों है, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं ऑर्थो इफेक्ट इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मुझे डील करने पड़ेंगे। अगर मैं ऑर्थो इफेक्ट नहीं बताऊंगा तो फिर मुझे उन क्वेश्चंस की पी के ए वैल्यू लिखवानी पड़ेगी। क्या लिखवानी पड़ेगी, पी के ए वैल्यू। जबरदस्त क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के ना, जो एआईपीएमटी में आए हुए हैं, उनके पी के वैल्यू लिख दी जाती है। और उस जैसे भी क्वेश्चन किसी दिन पूछ लिए तो उसका तो पी के वैल्यू नहीं पता होगा ना, अगर सिमिलर क्वेश्चन आया तो बच्चा क्या मिलेगा, साफ। और एनसीईआरटी की बातें हैं तो हमें उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, डील तो करना ही है, तो क्यों ना मैं उसको ऑर्थो इफेक्ट से ही डील कर लूं। अब सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमारे सामने है बेंजोइक एसिड। कोई धीरे धीरे छापने की कोशिश नहीं करेगा, मैं ऑलरेडी नोट शेयर कर चुका हूं जिसको छापना है। ये हमारे सामने बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, इस फिनाइल रिंग के आने से, ये आपके सामने कौन है बताइए, फिनाइल रिंग। आप बताइए इस फिनाइल रिंग के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, इस फिनाइल रिंग के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कैसे, माइनस आई, ओके। आर नहीं लगा रहा है, आर नहीं लगा रहा है। आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए अगर ये फिनाइल रिंग नहीं होती, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, पहले H प्लस हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बना दूं। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। ऑर्थो इफेक्ट के नाम पर ना आए तो क्या हुआ, यहां पर हमारे सामने कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। ये बनकर आ गया है कॉन्जुगेट बेस। और हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं सर, more will be the stability of conjugate base, more will be the acidic strength। सही बात। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। सही बात है कि नहीं, आप बताइए नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहां पर चला गया है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कहां जा रहा है, ऑक्सीजन। बहुत ही अच्छी बात है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जा रहा है, स्टेबिलिटी अच्छी खासी मिलेगी। और दोनों आरएस कैसी बनी है, इक्विवेलेंट। सही बात है कि नहीं है। अब जरा इधर सुनो, इधर सुनो, मैं लिंक करूंगा चीजों को, जब तक चीजें लिंक नहीं होंगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये आपके सामने है नेगेटिव चार्ज। आप बताइए नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस करे उधर भी रेजोनेंस करे, इसको कहीं कोई दिक्कत। अगर मैं यहां पर मान लो कोई ऐसा ग्रुप रख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने OH ही रख दिया, क्या रख दिया, आप बताइए अब इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, क्यों, क्योंकि इधर वाला लोन पेयर रेजोनेंस करने लगेगा, और इस लोन पेयर के रेजोनेंस से नेगेटिव का रेजोनेंस, तो जो भी नेगेटिव के रेजोनेंस को रोकेगा वो उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। सही बात है कि नहीं है।
ये एग्जांपल सर एकदम आप क्यों लेकर आए? क्योंकि आपने गलत जवाब दिया, आपने गलत जवाब दिया। इधर ध्यान से सुनिए, क्या इस सीओ बॉन्ड के साथ केवल और केवल नेगेटिव ही रेजोनेंस कर रहा है? दिस सीओ बॉन्ड इज इन क्रॉस कॉन्जू, दिस सीओ बॉन्ड इज इन क्रॉस कॉन्जू। कैसे? ये पाई बॉन्ड भी तो रेजोनेंस, पाई इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्योंकि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। और जब फिनाइल रिंग रेजोनेंस करेगी मेरे भाई, कौन रेजोनेंस करेगी? फिनाइल रिंग रेजोनेंस करेगी। तो आप ही बताइए, क्या आपके नेगेटिव को रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा? तो बताइए, फिनाइल रिंग के रेजोनेंस करने से इस नेगेटिव का रेजोनेंस बढ़ गया कि घट गया? तो बताओ, ये फिनाइल रिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है कि घटा रही है? ये फिनाइल रिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है कि घटा रही है? कम कर रही है। क्या कर रही है? कम कर रही है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को रेजोनेंस करने से रोक रही है। आइए, अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं दोस्तों, सुनो ध्यान से, अगर ऐसा कुछ कर दूं कि ये फिनाइल रिंग इस सीओ के साथ रेजोनेंस कर ही ना पाए। क्या बोला? ये फिनाइल रिंग इस सीओ के साथ रेजोनेंस, तो बताइए, आपके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? चलिए, ये ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अब आएगा रोल में कौन? एसआईआर। ये आपके सामने था बेंजोइक एसिड। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। क्लियर? जी हां, मैंने इसकी ऑर्थो पोजीशन पर टिका दिया है बल्कि ग्रुप, जैसे कि CH3 टिका दिया है। अब बताओ इससे क्या होगा? अब आप समझ गए कि इसकी ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगाया तो आप जानते हैं रिपल्सन से इसको प्लेन के बाहर जाना पड़ेगा। कौन रोल में आ गया है? SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में रुकावट के लिए खेद है। जब भी आप किसी ट्राइंगुलर ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप टिका दोगे तो फिनाइल रिंग और उस ग्रुप में रेजोनेंस रुक जाएगा या कम हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है। चलिए, यहां पर H प्लस को हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। तो यहां पर आपने H प्लस हटा दिया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया। यहां आ गया है नेगेटिव चार्ज, यहां पर कौन लगे हुए हैं? CH3। आप बताइए सबसे पहले, क्या नेगेटिव रेजोनेंस करेगा? जी हां, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया है दोस्तों? अगर ऐसा हुआ है तो बताइए, आपका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, दोनों आरएस बताओ कैसी बनी है? इक्वी वैलेंट। अब बताइए, क्या आपका फिनाइल रिंग, क्या आपका फिनाइल रिंग इस सीओ के साथ रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आपका जो COO माइनस ग्रुप है वो प्लेन्स के परपेंडिकुलर जा चुका है। इसके पी ऑर्बिटल और इसके पी ऑर्बिटल अब पैरेलल। अब बताइए, क्या फिनाइल रिंग अपना प्लस आर लगा पाएगा? एक प्रकार से फिनाइल प्लस आर ही तो लगा रहा है, और प्लस आर वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो यहां पर हमने बल्कि ग्रुप टिका दिया ऑर्थो पोजीशन पर, जिसकी वजह से फिनाइल में और COO माइनस में रेजोनेंस ही खत्म हो गया। तो आप बताइए, ये एनायन ज्यादा स्टेबल है या ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है? ये एनायन ज्यादा स्टेबल है या ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला, क्योंकि उसमें प्लस आर लगी, यहां नेगेटिव चार्ज को फिनाइल रेजोनेंस करने से रोकी। इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? चमक गया सर, ऑर्थो इफेक्ट SIR है। क्या है? SIR नहीं, यही गलत फहमी है। ऑर्थो इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन SIR भी हो सकती है और SIR के अलावा भी कोई हो सकता है। SIR is one of the explanation. SIR is one of the explanation. ऑर्थो इफेक्ट की SIR एक एक्सप्लेनेशन है, पर SIR ही एकमात्र एक्सप्लेनेशन। आप सोचिए, अगर ये ग्रुप बल्कि नहीं होते तो SIR तो लगता ही नहीं, पर एसिडिक स्ट्रेंथ फिर भी बढ़ती। रीजन बदल जाते, एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ने के रीजन कोई दूसरा हो जाता। अभी रीजन क्या है? SIR, फिर रीजन कोई और हो जाता, पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती ही बढ़ती। इसलिए आपने एक पॉइंट लिखा, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्थो इफेक्ट इज जस्ट नॉट ए स्टेरिक इफेक्ट। ऐसा मत सोच लेना कि SIR ही ऑर्थो इफेक्ट होता है। SIR भी एक रीजन होता है,
SIR is not the only reason. क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसी वजह से अब आप समझिए, भाई हम तो ये सोच रहे थे कि इसकी प्लस एच की वजह से आजू बाजू वो होगा, लेकिन हम तो समझ गए यहां बल्कि ग्रुप होने की वजह से इन दोनों में तो रेजोनेंस ही ब्रेक हो गया, तो वो किसी ना किसी कारण से एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद फिर लौटेगा, पहले आप इसको सुलटा दीजिए। रिजल्ट ये है कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दोगे तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा एक्सेप्शनली। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलती रहेगी। क्या बोला? एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलती रहेगी, आंसर वही आते रहेंगे। लिख देता हूं एनसीईआरटी में नहीं है, पर ब्रैकेट में लिख देता हूं पढ़ना है, क्रॉस नहीं कर सकते आप। बनेगा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी। ऐसा थोड़ी है कि सर जेई एडवांस के पीवाईक्यू कर लेंगे, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे। जेई एडवांस के पीवाईक्यू जब थ्योरी क्लियर नहीं है तो एक बार हाथ लगा के देखना जेई एडवांस के क्वेश्चन पर, उल्टिया करते फिरोगे। जब तक थ्योरी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो या तो याद ही किए जा सकते हैं और याद नहीं होंगे। इस बार तो किसी ने पेपर लीक करवाया भी होगा, पेपर देख के बोला होगा पैसे वापस दे दे, क्योंकि आंसर तो आई और तुम निकाल भी दोगे तो वहां तक मैं याद नहीं रख पाऊंगा। हुआ है क्या लीक? यस। देखो ऐसे बोलते हैं तो तुम अभी तक क्यों रुके हो? मीडिया वाले तो ढूंढ ही रहे हैं, किसी न किसी न्यूज चैनल पर पहुंच जाओ, बिना प्रूफ के कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ है, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हुआ है। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता है। ये सबसे आसान स्टेटमेंट है, कभी फंस ही नहीं सकते। इतना बड़ा देश है, अब एक मुहिम चलेगी अच्छी है, जो कि नीट 2 बार। हाँ, इनके भाई सर इनिशिएटिव ले रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। इतना बड़ा देश है, एक ही दिन पेपर। मान लो किसी सेंटर पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी बच्चे के परिवार में तो कुछ हो ही सकता है। जेईई मेंस को आपको 2 ऑप्शन दे रहे हो। अगर सोचो नीट के जिन बच्चों को फिजिक्स टफ लगा पहले पेपर में, तो उनको दूसरे पेपर में मौका तो मिलता कि भाई 650 लाने जरूरी, हमें वो मौका 1 साल बाद मिलता है कि जो हम सीखे उसको अप्लाई कब करेंगे? 1 साल बाद। तब तक हम फिर भूल जाते हैं। जेईई मेंस वाले 3 महीने बाद वापस से उनके पास मौका रहता है कि कोई बात नहीं, पहला खराब हो गया तो। सुलटा दिया है क्या? ये एक्सप्लेनेशन आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। कई जगह पर रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और रिजल्ट क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पर अगर बेंजोइक एसिड के कोई भी ग्रुप लगाओगे तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, चाहे वो डोनेटिंग हो चाहे वो विड्रॉइंग हो। उसकी एक्सप्लेनेशन एसआईआर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलेंगी, पर आंसर सही रहेगा। जैसे आपके एक्सप्लेनेशन हर साल बदल जाती है। पिछली साल क्या दिया सिलेक्शन ना होने का कारण? सिलेबस डिले कर दिया अनअकैडमी ने, वो छोड़ गया, ये रह गया, वो रह गया। उससे पहले वाले मास्टर ही अच्छे नहीं आए थे। अनअकैडमी में कोई आया है और घर वालों को ये कह रहा है कि मास्टर ही अच्छे नहीं है, तो घर वाले बोलेंगे तू खुद गया था। तू छोटे इंस्टीट्यूट में बच्चा खुद आता है, पेरेंट्स किसके साथ जाता है? बड़े इंस्टीट्यूट के साथ, ब्रांड के साथ जाना चाहता है कि भाई इनकी लेगेसी है 30-40 साल की, आप यहां जाओ। पर बच्चे को पता है ब्रांड नहीं पढ़ना तो मास्टर से है, तो जहां मास्टर अच्छा होता है वो वहां जाता है, तो ये ऑप्शन बेचारे का कट हो जाता है। तो रिजल्ट ये होता है सिलेक्शन नहीं हुआ। एक्सप्लेनेशन आपकी हर बार बदल जाती है। कभी सिलेबस नहीं हुआ था, कभी मास्टर अच्छे नहीं आए थे, कभी तुमने बीच में घर बुला लिया था 2 ही दिन के लिए, लेकिन वही 2 दिन मेरे सिलेक्शन ना होने के
कारण बन गए थे। एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, रिजल्ट क्या है? सिलेक्शन नहीं। तो रिजल्ट ये है कि आगे रहेगा, एक्सप्लेनेशन बदलती रहेगी। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप के लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, चाहे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, चाहे ग्रुप इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लार्ज इन साइज हो, चाहे वो स्मॉल इन साइज हो। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये लगाना कहां है ऑर्थो इफेक्ट? बेंजोइक एसिड पर, और तुम कहां लगाओगे? फिनोल पर भी, क्योंकि तुमने सुन लिया ऑर्थो पर आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। किसकी ऑर्थो पर? ये सुन लेंगे तो फिर क्वेश्चन सही नहीं हो जाएगा क्या हमारा? वापस से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। तो लाल पेन से लगा बाजू में लिख दो, फिनोल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाऊंगा, ओब्लिक नहीं लगाऊंगी। हाँ, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग फिनोल में नहीं लगाना है ऑर्थो इफेक्ट, आप दनादन हर जगह लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से आ रहा है, अब आप इसका आंसर करेंगे। पहली बार हमसे गलत हो गया था ना? नहीं, 22 हो चुका है। फिर मेरी बात पूरी ध्यान से नहीं सुनी, 22 फिर से आ रहा है। देवियों सुनते ही नहीं हो, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा जीवन में। सुनने की आदत डाल लो। तुम क्या हंस रहे हो? तुम्हारी भी यही हालत होगी। सबसे ज्यादा सुखी कौन है? मास्टर। हम घर जाके बोलते ही, हम यहाँ इतना चिल्ला चिल्ला के जाते हैं कि बोलने की हिम्मत ही, घर वाले बोलते थे कितना बोलो, कभी पलट के जवाब ही। उनको कौन बताए कि हमारी हिम्मत नहीं है। फोन भी अगर किसी दोस्त का आ जाता है तो हम हाँ हूं में ही काम चला लेते हैं। वो बोलता है तेरा मन ही नहीं है तो क्यों बात करे, काट देता है बेचारा। और जब क्लासेस नहीं होती है तो हम सबसे ज्यादा बोलते हैं। आदत हो गई है ना। अब इस क्वेश्चन को जरा हैंडल कीजिए दोस्तों। अगर आप ऑर्थो इफेक्ट पढ़ चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं। ए, बातें मत कर राक्षस। वापस से सुलटाइए दोनों क्वेश्चंस को। ये आ चुका है भाई जेई एडवांस में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेई एडवांस के हैं, आपकी नोटबुक में आ चुके हैं, आपको पता भी नहीं। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मॉड्यूल तो इतनी आसानी से बन रहा है, दिक्कत तो आपके नोटबुक में ही आ रही है, क्योंकि नोटबुक में क्वेश्चंस का लेवल भी तो अच्छा है। आखिरी वीक में आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं करने बैठेंगे, आखिरी के वीक में आप नोट्स रिवाइज करेंगे। तो जो पेपर दे चुके हैं उनको मालूम है कि अच्छे लेवल से कहीं कोई नुकसान नहीं है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? देखो सबसे पहले, क्या ये बेंजोइक एसिड है? जी हाँ। आप बताओ इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप आ गया। अब नहीं देखना कि इसका डोनेटिंग नेचर है या विड्रोइंग, देखना ही
ये बल्कि है या स्मॉल इन साइज, कुछ देखने की जरूरत, इसको उठा के सबसे आगे रखो, यही कहता है ऑर्थो इफेक्ट। कहता कुछ नहीं देखना इसका, इसको आगे जाने दो। कहता बाकी जैसे आप चेक करते थे वैसे चेक करो। बाकी मतलब बताइए यहां से इसका कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस आई। बताइए यहां से कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस एच। और वो नील बटे, तो बताइए कौन आएगा, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, प्लस आई से कम होगा और वहां प्लस एच। अब देखो आपका आंसर मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया। तो पहले आपका रिजल्ट आता है, एक्सप्लेनेशन बाद में आती है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। बताइए देखो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कितने लगे हुए हैं, दो, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक। तो बताइए ऑर्थो इफेक्ट फर्स्ट में ज्यादा है कि सेकंड में। फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड। रुको और ध्यान से सुनो, नहीं देखना कि सर इसका तो प्लस आर लग रहा है, कुछ नहीं देखना, ऑर्थो पर है, आगे जाने दो, खत्म हो गई कहानी। एक्सप्लेनेशन बदलती रहेंगी, आंसर बदलने वाला नहीं है। अब बाकी में जैसे आप देखते थे, बताइए यहां से कैसा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, और यहां से प्लस आर, और आप जानते हैं प्लस आर से तो कम होगा और माइनस आई से बढ़ेगा। तो फिर कौन सा आने वाला है आप लोगों के सामने, कौन सा आएगा, थर्ड, उसके बाद फोर्थ। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। सो दिस विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब आप पूछोगे कि सर यहां तो चलो ऐसा ही आप समझ में आ रहा है, पर OH तो बल्कि भी नहीं है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आती है इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगी। जैसे मैं 23rd वाले की एक्सप्लेनेशन समझाऊं आपको, इधर देखेंगे सभी ध्यान से। 23rd वाले में सेकंड ऑप्शन से समझा दूं, इधर देखिए ध्यान से, आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। आधी से ज्यादा जनता से, आधी से ज्यादा जनता से, तो आपका कॉन्जुकेट बेस भी नहीं बनना है। आधी से ज्यादा जनता कॉन्जुकेट बेस तक ठीक से नहीं बना पाएगी, मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में। क्योंकि H प्लस हटा दे कॉन्जुकेट बेस बना दे, ये बोलना बहुत आसान है, पर H प्लस हटाना कौन सा है, यही सबसे ज्यादा मुश्किल बात होती है। देखिए क्या यहां पर आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H ऑक्सीजन के साथ ही कर रहा है, क्लियर। H प्लस हटा दो, अगर मैंने यहां से H प्लस को हटा दिया, तो H प्लस के हटने के बाद आप बताइए क्या बनेगा आपके सामने, कॉन्जुकेट बेस। तो ये आपके सामने रहेगा OH, सॉरी यही तो बताना था कि H प्लस हटाओगे कहां से, ये बताओ, ये वाला या ये वाला। देखो यहां जब H हटेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से, और यहां पर ऑक्सीजन से कार्बन। बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये H मोर एसिडिक है, तो यहां से H हटेगा। तो अगर आपने यहां से H हटा दिया तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H प्लस के हटने के बाद बेटर है या H प्लस के हटने से पहले बढ़िया थी, आप बताइए। यहां तो आप देखो किस में है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल, यहां पर फुल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो H प्लस के हटने के बाद और भी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो रीजन बदल गया है। यहां पर रीजन SIR था, यहां पर रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन बदल सकते हैं पर आंसर बदलने वाला नहीं है। क्या ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया है। सुलटा दीजिए इस क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हैं। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, असर्शन रीजन में कम लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है। अब आप सोचो पहले वाला सबसे आगे क्यों है, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी ज्यादा दोनों साइड से होगी ना। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकल कर आई है, ऊपर वाले में एक्सप्लेनेशन SIR था। एक्सप्लेनेशन बदलती रहेंगी, आंसर वही आता रहेगा। सबसे आगे ऑर्थो, उसके बाद जैसा आप कंपेयर करते थे एग्जैक्टली वैसा ही।
सुलटा दिया है सभी ने। ऑर्थो इफेक्ट कहां लगाना है? बेंजोइक एसिड में। फिनॉल में भी लगा दोगे क्या? बस ये गलती मत कर देना। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले पर चलूं? क्वेश्चन नंबर बताओ। 24। होममेड। होममेड का मतलब मेरे पास इसका डेटा नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि बाकी भी तो तू ऐसे लिख रहा था। ऐसे नहीं लिख रहा था, सोच सोच के लिख रहा था, पढ़ के आया था। हाँ, सबकी पी के वैल्यू दिमाग में पीछे चल रही होती है। आपने को ऐसा लगता है कि ये तो सीधा लिखे जा रहा है, खुद से बना बना के। खुद से बना बना के यहाँ कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं केमिस्ट्री में आपने सोचा, यह आपकी पहली गलती है। बताइए किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए? होममेड सा है थोड़ा। फर्स्ट या सेकेंड? ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाओगे? हाँ, अब कुछ करे। हाँ, कैसे है सर हम इतनी जल्दी भूल गए? ये बेंजोइक एसिड ही तो होममेड है, पर कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि भाई हर जगह मत लगा देना। यहां पर तो बल्कि इसका क्या लगेगा बताओ? प्लस आई। और इसका भी प्लस आई। प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। और यहां पर CH3 नहीं है, तो सेकंड ही ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फर्स्ट। नेक्स्ट और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 5 स्टार, उससे भी ऊपर की बात। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में एक सीरीज बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? सीरीज। जब हम चैप्टर में चलेंगे तब भी वापस क्वेश्चंस करेंगे, तो उस सीरीज में से क्वेश्चन उठा उठा के पूछता है एग्जाम में। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन आपको करना है दोस्तों। एक तो दिया हुआ है फॉर्मिक एसिड, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आता रहता है, आता रहेगा। फॉर्मिक एसिड पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपके सामने दिया गया है एसिटिक एसिड। दूसरे नंबर पर हमारे सामने है एसिटिक एसिड। और तीसरे नंबर पर हमारे सामने है बेंजोइक एसिड। तीसरे नंबर पर हमारे सामने है बेंजोइक एसिड। नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर याद करवा दिया जाता है पीके लिखकर। जो पहले पढ़े हैं वो जानते हैं, केवल पीके लिखकर इसका आंसर याद कर दिया जाता है। और मेडिकल में तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक मास्टर ऐसे बोलता है कि बच्चों देखो पीके याद कर लो, वो तो फिर भी ठीक है, बेचारा ऑनेस्ट है कि देखो याद करना है, डेटा का है, ठीक है। एक क्या करता है, ट्रिक बना के देता है, उस पर लिख देता है MTR, मुझे तो रट लो। वो सही लगता है बच्चे को कि देखो जुगाड़ बता दिया सर ने, और एक कह रहा है याद कर लो। बात दोनों ही सेम है, एक बेचारा सीधा बोल रहा है, एक घुमा के बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखा हुआ किसका है? एनसीईआरटी, इसीलिए 5 स्टार लगाया है। बात ये नहीं है हम क्या करते हैं, सर मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं। अरे एनसीईआरटी पढ़ के तू अंडरलाइन कर सकता और कुछ भी नहीं। तू इस क्वेश्चन को तो याद कर लेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, इसी पैटर्न पर जो क्वेश्चंस आने हैं, वो तुझसे नहीं बनेंगे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पहले एक बार आप मुझे इसका आंसर कीजिए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द आंसर? सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड। कितने लोगों का आंसर ये आया है? भाई साहब इसमें तो तुमने बिल्कुल अति मचा दी है, ये तो एकदम गलत। गलती नहीं, गलता है, गलता नहीं, पाप है ये तो, पाप है ये तो भाई। सब बर्बाद कर दिए तुम। क्या बर्बाद कर दिए सर हम, बताइए। मैंने तो याद किया हुआ था, कुछ कुछ याद आया मैंने फेंक दिया। अब आप देखो सही है कि गलत है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचते तो यहां पर हाइड्रोजन नील बटे, यहां पर एल्काइल ग्रुप का प्लस आई लगाते, और यहां प्लस आर। क्या लगाते? प्लस आर। भूल गए सारी बातें। तो आप बताइए, अगर हम ऐसा सोचते तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए था? फर्स्ट। क्लियर? उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद थर्ड। ये हमने आंसर सोचते, अगर हम लॉजिकली सोचते तो। ये सोचा, पर ये अभी भी गलत है। देखो ये तो पिक्चर में नहीं है भाई,
अगर इस पर हम बहस कर रहे हैं तो फिर तो हमें समय लग सकता है। क्लियर? बहस का कोई मुद्दा भी तो होना चाहिए। ये हम सोच रहे थे, लेकिन ये आंसर नहीं आता है। क्या आता है आंसर? सबसे आगे रहता है आपका फर्स्ट, उसके बाद आता है थर्ड, और उसके बाद आता है सेकंड। आंसर ये निकल कर आता है दोस्तों, इसका आंसर ये निकल कर आता है, एनसीईआरटी का है। इसको नॉर्मली याद करवा दिया जाता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, ये आ गया कर देंगे, लेकिन इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ गया तो नहीं कर पाएंगे। जेई एडवांस 2015 में आ चुका है, उससे पहले एम्स में आ चुका है वो क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन एम्स में बहुत आए हुए, तो इसमें ऐसे याद कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा फॉर्मिक, बोलो मेरे साथ, सबसे ज्यादा, फिर बेंजोइक, फिर सबसे ज्यादा, फिर हो गया यार, सबसे ज्यादा, फिर खत्म। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 कर लो, यही है। बच्चा बोलता है हमारे वाले सर क्या गजब पढ़ा रहे हैं भाई साहब, यू क्वेश्चन बनते हैं, यू तो बनेंगे ना। 3 दिन बाद तेरे को पता ही कि वो यूं गया था कि यूं गया था। आज तो तेरे को आंसर याद हो गया है। अपन ऐसी नोटंकी में नहीं, अपने को जो बच्चा अपशब्द कहता है वो डे 1 से डे एंड तक कहता रहता है। वो ऐसा नहीं कहेगा कि इसने बाद में सुलटा दिया या पेपर में धोखा कर दिया, क्लियर है उसका। और जो तारीफ करता है वो पेपर के बाद ज्यादा करता है, पेपर से पहले नहीं। अपनी रियलिटी, अपन चलेंगे ही कॉन्सेप्ट से। आइए अब ध्यान से सुनते हैं। एनसीईआरटी का है तो सर रिस्क नहीं लिया जा सकता, आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना ही पड़ेगा। आइए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, भयंकर कॉन्सेप्ट इसके पीछे है, भयंकर। देखिए, अगर हम इन सभी के कॉन्जुकेट बेस बनाए, क्या बनाए? कॉन्जुकेट बेस। तो H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुकेट बेस। तो हमने H प्लस को हटा दिया है, कॉन्जुकेट बेस बना दिया। H प्लस मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। आप बताइए इसका कॉन्जुकेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नेगेटिव ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ इक्विवेलेंट, बढ़िया स्टेबल। बताइए यहां पर हाइड्रोजन आपके कॉन्जुकेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा है कि डिस्टेबलाइज? नील बटे सन्नाटा, ना तो डोनेटिंग ना विड्रॉइंग। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हमने ही जीरो माना था, अज्यूम जीरो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करें, H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुकेट बेस। अच्छा H प्लस ये कार्बन वाला तो नहीं हटा दोगे? ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक, सही बात। तो यहां से आप H प्लस को हटा दीजिए एंड कॉन्जुकेट बेस बना दीजिए। आप बताइए क्या ये नेगेटिव भी रेजोनेंस कर रहा है? जी हां, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, और यहां पर भी आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखने को मिलेगा। सही बात है कि नहीं है? आप बताइए ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? सर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगता है? प्लस आई। तो इन दोनों में तो डाउट ही नहीं है। बताओ कौन सा आनायन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड? तो देख लो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, फर्स्ट की ज्यादा है सेकंड से। गड़बड़ तो थर्ड ने किया है, जो पीछे होना चाहिए था लेकिन बीच में आ गया है। अब बच्चा क्या बोलता है कि इसका क्या लगा है, केवल माइनस आई। अगर माइनस आई लगा होता तो सबसे आगे होना चाहिए था, फॉर्मिक से भी, लेकिन ये फॉर्मिक से तो पीछे है। इसमें जबरदस्त लोचा है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिए। H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुकेट बेस बना दीजिए। यहां पर आपके सामने है, H प्लस हटा दिया है, कॉन्जुकेट बेस बना दिया है। आप बताइए क्या यहां पर भी रेजोनेंस होगा? जी हां, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। नो डाउट इसमें ये वाला रेजोनेंस आपका चल रहा है, और दोनों आरएस कैसी हैं? इक्विवेलेंट। लेकिन सर यहां तो क्रॉस कॉन्जुकेशन भी है ना, क्या इस सीओ के साथ आपके नेगेटिव का ही हक है रेजोनेंस करने का? नो। तो फिर कौन रेजोनेंस करेगा बताइए? पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस करेगा, और पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। क्या ये बात बिल्कुल सही है? जी हां, यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पहले ही नेगेटिव था, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। आगे बात समझ में? अब जरा ध्यान से देखना, आप बताओ क्या ये रियल स्ट्रक्चर है? क्या ये रियल स्ट्रक्चर है? क्या ये रियल स्ट्रक्चर है? इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी को रिप्रेजेंट करता ही, बिकॉज दीज आर इमेजिनरी। आप मूवी देखते हो ना, तो डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में आ जाते हैं, वैधानिक चेतावनी की इसमें सभी पात्र काल्पनिक है।
तो किसी का नाम राजू लिया गया है तो वो काल्पनिक है, सच में उसका नाम राजू नहीं है। तो ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपकी इमेजिनरी है, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। पर हां, आप बताइए रियल मॉलिक्यूल कौन होता है? हाइब्रिड। और हाइब्रिड में सबसे ज्यादा मैच ये दोनों करेंगे। कैसे देखते थे? contribution in resonance hybrid is directly proportional to stability of resonating structure। आप बताइए इसमें नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा और इसमें नंबर चार्ज एक, इसमें एक और इसमें तीन, तो ये लेस कंट्रीब्यूटिंग है। मतलब रियल मॉलिक्यूल इस जैसा दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनना पसंद करेगी, क्योंकि इसमें फिनाइल के रेजोनेंस करने से आपका चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरी बात, ये फिनाइल जब रेजोनेंस कर रहा है तो आपकी इक्विवेलेंट रेजोनेंस को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्टर्ब। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी सामने वाले में चल रही हो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इधर सुन ले ध्यान से, जबरदस्त पॉइंट, जब भी सामने वाले में चल रही हो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, बताइए यहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस चलेगी कि नहीं चलेगी? आप नेगेटिव को किधर भी रेजोनेंस करवा दो, ऐसी ही आरएस बनकर आएगी जैसी बनी हुई है। तो इसकी कितनी इक्विवेलेंट बनेंगी? 3। और इसकी कितनी बनेंगी? 2। कहता है अगर आपने यहां पर कोई और जोड़ दिया जो सीओ के साथ क्या करना चाहता है? रेजोनेंस, तो कहता है ये वाला सीओ और एसओ बॉन्ड उसके साथ रेजोनेंस में दिलचस्पी नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसके रेजोनेंस करने से चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व होगा, पर ऐसे रेजोनेंस में चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इनकी एनर्जी सेम है, इनकी स्टेबिलिटी सेम है, इन्हीं का ही हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। कहता है रियल मॉलिक्यूल में ऐसे चार्जेस सेपरेशन दिखाई नहीं देता। मतलब यहां पर आपका फिनाइल ग्रुप कितने इफेक्ट लगा रहा है? 2 इफेक्ट। एक तो कौन सा लगा रहा है? प्लस आर। और आप बताइए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू फिनाइल का कैसा इफेक्ट लगेगा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू माइनस आई। तो 2 इफेक्ट यहां पर लगा रहा है, एक तो प्लस आर और एक माइनस आई। यहां पर भी ध्यान से सुन लेना, ये तो अभी चलो अपना डिस्कशन चल ही रहा है। यहां पर आपने कौन सा ग्रुप लगा दिया है? फिनाइल। यहां पर आपने कौन सा ग्रुप लगा दिया है? फिनाइल। फिनाइल लगा दो या फिर क्या लगा दो? विनाइल। थोड़ी देर में आऊंगा, ये हमारे सामने है। क्लियर? तो कहता है जब ऐसा चल रहा हो तो ये यहां से कौन सा इफेक्ट लगाएगा बताओ? प्लस आर। और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बताओ? माइनस आई। दोनों लगेंगे, प्लस आर भी लगेगा और माइनस आई भी। इधर भी प्लस आर भी लगेगा और माइनस आई भी। आप बताओ डोमिनेटिव इफेक्ट कौन सा रहेगा? प्लस आर। सही बात है, इधर सुना ध्यान से, डोमिनेटिव इफेक्ट। अगर माइनस आई डोमिनेटिव होता तो ओवरऑल इसका नेचर कैसा होता? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता तो इसकी स्टेबिलिटी पहले वाले से, लेकिन नहीं है। इसका मतलब डोमिनेटिव तो इफेक्ट इसका आज भी प्लस आर है। मतलब फिनाइल रिंग अभी भी ओवरऑल नेचर इसका कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मींस इट इज गोइंग टू इंक्रीज और इट इज गोइंग टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये तो बिल्कुल सही है, देख लो फॉर्मिक एसिड से कम ही है। पर जब कंपैरिजन आता है एल्काइल वर्सेस फिनाइल, आप बताइए एल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और ये भी ओवरऑल कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब सुनना बहुत ही ध्यान से, ये जितनी भी पॉइंट है ना, दिस ऑल आर एक्सप्लेन्ड इन एनसीईआरटी। मेरे पास लेना क्लास के बाद, समझा दूंगा। अंडरलाइन के अलावा और कुछ कर नहीं पाओगे एनसीईआरटी में, ये सारी बातें एनसीईआरटी की है। अब समझिए, अगर सामने क्या चल रहा हो? इक्विवेलेंट। सामने क्या चल रहा हो? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो एक तो आप कौन सा ग्रुप लगा दो? एल्काइल ग्रुप। आर लिख दूं? क्या लगा दो? आर। आर ग्रुप। आर ग्रुप का मतलब एल्काइल ग्रुप। ये केवल कैसा लगा रहा होगा अपना? प्लस आई। प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये आपका कैसा लगा रहा है? नेट बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। पर पता है इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज्यादा पाया गया है एज कंपेयर टू दिस। मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर ये निकल कर आता है। ये है पॉइंट जबरदस्त। क्लियर? ये पॉइंट जबरदस्त है कि सामने जब चल रहा हो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्या चल रहा हो? इक्विवेलेंट। सामने जब चल रहा हो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो बताइए एल्काइल ग्रुप ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग है या फिनाइल ग्रुप ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग है? एल्काइल ग्रुप। ये ध्यान रखना है। और ये एनसीईआरटी लिखता है थ्योरी के अंदर कि जब भी COOH के ऊपर विनाइल या फिनाइल ग्रुप लगाओगे
तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए थी? प्लस आर से कम, पर उल्टा बढ़ जाती है कंपेरेटिव टू एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में बढ़ जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ। कब? जब आप क्या लगाओगे? विनाइल या फिनाइल। अब मैं इसका रिजल्ट बता रहा हूं, वापिस से सुन लेना, घर जाके बहुत अच्छे से सोचना, अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इधर सुन लो सब के सब, ये आपका कौन सा ग्रुप है? फिनाइल ग्रुप। COOH पर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? ये आपने कौन सा ग्रुप लगा दिया है? विनाइल। और बोलता है एक कौन सा ग्रुप लगा दो? एल्काइल। ये आप बताओ इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से वाले की ज्यादा होगी? विनाइल वाले की कि एल्काइल वाले की? विनाइल वाले की, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट बेस को एल्काइल ग्रुप ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू विनाइल एंड फिनाइल। मान लीजिए अगर आपके सामने यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? विनाइल, सॉरी फिनाइल, और यहां पर कौन सा लगा हुआ है? एल्काइल ग्रुप। बताइए किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी? कौन से वाले की? इस वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। जो आपने कौन सा ग्रुप लगाया है? फिनाइल। तो ये एनसीईआरटी लिखती है कि जब COOH पर एक साइड विनाइल या फिनाइल ग्रुप हो और दूसरी साइड एल्काइल ग्रुप हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? विनाइल एंड फिनाइल। अब देखो आपने वो तो रट लिया, पर आप इन दोनों को कैसे कंपेयर करते? इन दोनों को कैसे कंपेयर करते अगर आप पी के याद कर लेते तो। और अब आप देखो ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया है ना दोस्तों, तो ये तो क्या इस जैसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप बताइए इन दोनों में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? फर्स्ट की या सेकंड की? फर्स्ट की। अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो आप इसका क्या मान लेते? प्लस आर, और इसको उसके पीछे और इसको आगे। पर आप जानते हैं इसके कॉन्जुगेट बेस में, बताइए कॉन्जुगेट बेस में क्या चल रहा होगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसके कॉन्जुगेट बेस में भी क्या चल रहा होगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो आप जानते हैं ये दो इफेक्ट लगा रहा है यहां पर, एक तो प्लस आर और दूसरा माइनस आई। डोमिनेटिव इफेक्ट बताओ? प्लस आर। घटा ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, घटा ही रहा है, पर यहां पर केवल कौन सा है? प्लस आई। पर अकेले प्लस आई के कंपैरिजन में कम घटा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये इसके साथ रेजोनेंस करने में दिलचस्पी दिखाता नहीं है। तो रिजल्ट समझो, सब एक्सप्लेनेशन साइड कोई काम की नहीं है। रिजल्ट क्या है? जब COO माइनस पर एक साइड क्या लगा हो? विनाइल या आपका फिनाइल, और दूसरी साइड एल्काइल, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? विनाइल या फिनाइल वाले की ज्यादा होगी। और क्या ये पॉइंट एनसीईआरटी लिखता है? तो जवाब है जी हां, ये पॉइंट एनसीईआरटी लिखता है। टेलीग्राम ग्रुप पर पेज के साथ शेयर कर दूंगा, ध्यान से सुन लेना इसको, याद रखना। जबरदस्त क्वेश्चन है, निकट भविष्य में जल्दी ही आएगा। अब आप सोचो वापस इस क्वेश्चन को, मैं सर से रिक्वेस्ट कर लूंगा जो भी आएंगे लेट आ जाएंगे 5-10 मिनट ना, आप सब ना कहें। अब इस क्वेश्चन को सोचो, क्या हमें पी के वैल्यू की जरूरत है? नहीं है। आप बताओ यहां पर नील बटे, इसका बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इसका भी इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों से नो डाउट एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये ना तो कम करेगा ना ही, तो बताओ सबसे ज्यादा फर्स्ट, पक्का? अब बताओ यहां कौन लगा है और यहां कौन लगा है, किसकी ज्यादा होगी? तो फिर आएगा थर्ड, और फिर आएगा ये एनसीईआरटी का जहां लोग पीके लिखते हैं। तो एनसीईआरटी अलग लेवल पर खेलता है, इतनी आसान किताब नहीं है। फिर लोग कहेंगे ये तो जेई एडवांस पढ़ा रहा है, जेई एडवांस के लिए है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ाएंगे ना भाई। अब ये कह दो कि एनसीईआरटी भी आपकी औकात से बाहर है। आज के इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे सैटरडे को ध्यान से दिमाग में सेट करना है, आसान नहीं है। गुड मॉर्निंग। चेंज
खींचते रहते हैं, कोर्ट में खींचते रहते हैं। गुड मॉर्निंग भाई।